यस, वेलकम बैक इन माय चैनल। माई सेल्फ ब्रजेश कुमार सिंह। सबसे पहले बहुत खुशी की बात है जो वास्तव में मुझे एनर्जी देता है। मुझे मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम मैंने बनाना स्टार्ट किया वीडियो, तो आई वाज सस्पेक्टिंग कि कैसा वीडियो बनेगा, क्या बनेगा, बट ये जान के मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इन वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं और वो अपने कमेंट्स और ये बताते रहते हैं, टाइम टू टाइम मिलते हैं फिर भी बताते रहते हैं कि सर हमने आपका वीडियो देखा। ये सब बहुत खुशी देता है। मैं इस सारा पूरा कंप्लीट जेई 2026 के सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करूंगा, पूरा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। और इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। रीजन ये है कि कंपटीशन बेसिकली जल्दबाजी का होता नहीं है। जो भी पढ़ो बढ़िया से पढ़ो, इट टेक्स टाइम, नो प्रॉब्लम। ओके, चलिए सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। यस, तो सेंटर ऑफ मास, पहली बात, सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है। तो सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल डायनेमिक्स, वर्क ऑन एनर्जी कई बार मिला के क्वेश्चन पूछता है, कई बार सेपरेटली भी क्वेश्चन पूछ सकता है, डिपेंड्स। तो चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। पहली बात आपको ये बता दूं, सेंटर ऑफ मास का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। इट इज ए मैथमेटिकल पॉइंट। मैथमेटिकल पॉइंट मींस क्यों, क्या जरूरत पड़ गई मैथमेटिकल पॉइंट? किसी बॉडी का मोशन डिस्कस करना रैदर कॉम्प्लेक्स है, एक पॉइंट का मोशन डिस्कस करना रैदर आसान है। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑन विच इंटायर मास ऑफ द बॉडी कैन बी एज्यूम? इट इज सेंटर ऑफ मास। पूरी बॉडी का मास किस पॉइंट पे एज्यूम किया सकता है फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग? प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हेल्पफुल है। सेंटर ऑफ मास का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है कि सारा का सारा मास सेंटर ऑफ मास पे लाई करता है या सेंटर ऑफ मास पे रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस का मीनिंग यही है कि भाई सेंटर ऑफ, जैसे ह्यूमन बीइंग का नेवल पॉइंट सेंटर ऑफ मास होता है, तो अब नेवल पॉइंट पे सारा मास है ऐसा तो कुछ है, ऐसा कुछ दिखता नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास का हर केस में हो सकता है फिजिकल सिग्निफिकेंस न दिखे, लेकिन सेंटर ऑफ मास इज ए मैथमेटिकल पॉइंट जहां पे हम सारा मास मान सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सेंटर ऑफ मास सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। तो ऑब्वियसली ये आपको मालूम है ऑलरेडी कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। HCM इज m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, मोमेंट ऑफ मास अपॉन टोटल मास, दिस इज सेंटर ऑफ मास। इसी तरह y कोऑर्डिनेट, इसी तरह z कोऑर्डिनेट, तो YCM भी इसी तरह लिख सकते हैं, ZCM भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात है, वो पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। ये तो चलो ठीक है, मैथमेटिक्स है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए ये 2 kg है और ये मान लीजिए 3 kg है, तो इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा हमेशा सेंटर ऑफ मास टुवर्ड्स हैवियर मास होगा। तो ये इस लेंथ को, ये जो इनके बीच में गैप है, तो ये गैप होगा 2 यूनिट और ये गैप होगा 3 यूनिट। मींस 3 kg के से 2 यूनिट डिस्टेंस पे, 2 kg से 3 यूनिट डिस्टेंस पे। तो अगर हम यहां से देखेंगे HCM, एक्सीएम देखिए कितना आ जाएगा। व्हाट इज एक्सीएम? जरा आप ये फॉर्मूला अप्लाई करिए। अगर हम मान लीजिए इसको ही हमने ओरिजिन मान लिया, तो m1x1, m1 is 2 and x1 is 0, m2 is 3, x2 is, it is suppose 5, it is 5 into 3 अपॉन, ये टोटल डिस्टेंस हो गया 5, 5 हम वेरीफाई कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो 5 इंटू 3 15, m1x1 0 हो गया अपॉन टोटल मास इज 5, तो एक्सीएम कितना आ गया 3 यूनिट डिस्टेंस, 3 यूनिट, तो ये 3 यूनिट डिस्टेंस हो गया, तो ऑब्वियसली ये 3 यूनिट है, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस 2 यूनिट है। ये पॉइंट आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास भारी मास के पास होता है और इनके बीच में सेपरेशन 3 kg से 2 यूनिट डिस्टेंस पे और 2 kg से 3 यूनिट डिस्टेंस पे, मींस मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए, अच्छा, सेंटर ऑफ मास ऑफ
एंड डिस्क्रीट पार्टिकल्स, तो ये ठीक है, सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। कॉन्टिन्यूअस बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास, ये आपको मालूम है, इंटीग्रेशन ऑफ आर डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, मीन्स सीधी सी बात है, वही m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 x के लिए, फिर यही बात y के लिए, यही बात z के लिए, और ये थोड़ा वेक्टर फॉर्म हो गया। dm मीन स्मॉल, छोटे छोटे मासेस ले लो, यही लगातार इनफाइनाइट पार्टिकल्स के लिए कर लो, तो इंटीग्रेशन ऑफ आर डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपको थोड़े से याद रहने चाहिए, याद रहेंगे तो आपको डेफिनेटली एडवांटेज होगा। सेमी सर्कुलर हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास जो सिमेट्रिकली इस तरह रखा हुआ है ओरिजिन के अबाउट, तो इट इज एट डिस्टेंस 2r by पाई, एंड हाफ डिस्क के लिए इट इज 4r by 3 पाई, एंड नेक्स्ट इज योर डिस्क का अगर कुछ पार्ट हो तो 2r sin थीटा अपॉन 3 थीटा। ठीक है, हॉलो स्फीयर के लिए, हॉलो हेमीस्फीयर मींस हेमीस्फीयर स्फीयर है का आधा है लेकिन हॉलो है, इसको हेमीस्फेरिकल सरफेस भी बोलते हैं, हेमीस्फेरिकल सरफेस। तो ये एट ए डिस्टेंस r/2, ये इसका ओरिजिन से r/2 हाइट पे, और सॉलिड हेमीस्फीयर के लिए इट इज एट ए डिस्टेंस 3r/8, एंड फॉर कोन इट इज एट ए हाइट, हॉलो कोन के लिए, ये हॉलो कोन के लिए होता है h/3 पे, सॉलिड कोन के लिए h/4 पे। यहाँ पे थोड़ा सा फिगर मिसमैच हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये इंफॉर्मेशन है, ये आप याद कर सकते हो, सारी बुक्स में अवेलेबल है। सेमी सर्कुलर रिंग के लिए सेंटर ऑफ मास 2r by पाई हाइट पे, और सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए 4r by 3 पाई पे, हेमिस्फेरिकल सरफेस के लिए r/2 पे, सॉलिड हेमिस्फीयर या हेमिस्फीयर के लिए एट डिस्टेंस 3r/8। तो ये ठीक है, आप याद करो, क्योंकि भाई ये चीजें तो आपके लिए यूजफुल होती है। ठीक है, अच्छा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, इट इज योर m1d1 प्लस m2d2 अपॉन m1 प्लस m2, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस तरह वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है? इट इज m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? इट इज m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा, यहां से आप देखिए, अगर मान ली m1a1 क्या हो गया? नेट फोर्स ऑन फर्स्ट मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स होता है, ये न्यूटन्स लॉ से आपको मालूम है। तो इट इज नेट फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल प्लस नेट फोर्स ऑन सेकेंड पार्टिकल, मींस टोटल नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो ये अगर देखें तो व्हाट इट इज? टोटल फोर्स, इट इज टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो टोटल फोर्स, हर इंडिविजुअल पार्टिकल पे नेट फोर्स फाइंड करिए, सबका वेक्टर सम करिए, तो पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, देन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था, इंडिविजुअल पार्टिकल्स अगर रेस्ट में रहेंगे, जैसे मान लीजिए v1 भी जीरो, v2 भी जीरो, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा। उस केस में डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी जीरो। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा यूज होता है। क्या? अगर सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स ना हो और सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इनिशियली भी रेस्ट में हो, तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। भाई फोर्स जीरो है और वेलोसिटी भी ऑलरेडी जीरो है, तो फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो है, और वेलोसिटी ऑलरेडी जीरो है, एक्सेलरेशन भी जीरो है, वेलोसिटी भी जीरो, तो मूव क्यों करेगा? तो सेंटर ऑफ मास नहीं मूव करेगा। इसका सबसे ज्यादा यूज होता है क्वेश्चंस में, सबसे ज्यादा। दूसरी बात, फोर्स जीरो हो लेकिन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑलरेडी हो, तो सेंटर ऑफ मास उसी वेलोसिटी से मूव करेगा। इस कॉन्सेप्ट का भी कभी यूज हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होता है कि बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑलरेडी जीरो है, देयरफॉर
सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। दिस इज इन ग्रेट यूज इन क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। अच्छा तो ये सब आप देख सकते हैं। तो बस इतने ही कॉन्सेप्ट मेनली यूज होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस, मेनली क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस है। जैसे आप 1 और 2 तो वन मूव कर रहा है, हो सकता है किसी के रिस्पेक्ट में, जैसे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, हो सकता है फर्स्ट पार्टिकल भी मूव करे, सेकंड पार्टिकल भी मूव करे, बट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ना मूव करे। तो ये हो सकता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, सब मूव करे, बट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मूव ना करे। तो भाई ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा एक ही क्वेश्चन यूज होता है, इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था और बॉडी पे कोई नेट फोर्स नहीं है, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा, इंडिविजुअल पार्टिकल्स मूव करेंगे बट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा। एक पॉइंट और, अगर इसमें एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास अगर ऑलरेडी रेस्ट में था तो नहीं मूव करेगा, बट अगर वाई डायरेक्शन में फोर्स है सिस्टम पे नेट, तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास वाई डायरेक्शन मूव करेगा बट एक्स डायरेक्शन मूव नहीं करेगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा सिस्टम पे नेट फोर्स किस डायरेक्शन में 0 है। क्या एक्चुअली नेट फोर्स 0 है, मतलब एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स 0 भी है, वाई भी 0, जेड भी 0, तो बहुत अच्छा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक्स डायरेक्शन फोर्स नेट 0 है बट वाई डायरेक्शन फोर्स है, तो वाई डायरेक्शन में फोर्स है और सिस्टम का सेंटर ऑफ मास भले ही रेस्ट में था बट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास वाई डायरेक्शन मूव करेगा, बट एक्स डायरेक्शन फोर्स 0 है तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास एक्स डायरेक्शन मूव नहीं करेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यूज होते हैं। होपफुली आप थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जानते हैं, तो हम जरा क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन के थ्रू इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं, देन आप तब इनको आप यूज करोगे तभी आप जान पाओगे कि मेनली ये जो आप फॉर्मूले लिख रहे हो इनका क्या फायदा है, क्योंकि फॉर्मूले बेसिक लेवल पे आप जानते हो, लेकिन ठीक है यूज करके दिखाते हैं। यस, अब देखिए यहां पे ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है, इसको आप देखो भाई, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस तरह के जेई में खूब सारे, इट इज ए रेगुलर फीचर कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और रेगुलर फीचर ये क्या है, देखिए जेई 90 80 में पूछा, 80 में पूछा तो जरूर, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस की एकदम भरमार है। और ये क्या है, सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, XCM होता है M1 X1 प्लस M2 X2 अपॉन M1 प्लस M2। अब देखो जब कोई M1 मान लीजिए ओरिजिनल ये डिस्क है, अब इसमें ये पोर्शन काट के निकालना है, जो पोर्शन काट के निकाले उसका मास निगेटिव ले लो। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए ये क्या कहता है यहां पे, A circular plate of uniform thickness has a diameter of 56 सेंटीमीटर। 56 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, 56 सेंटीमीटर इसका डायमीटर। A circular portion of diameter 42 centimeter is removed from one edge of the plate as shown in the figure. Find the position of the center of mass of the remaining portion. तो भाई सिंपल सी बात है, XCM क्या होगा, XCM होगा M1 X1 प्लस M2 X2 अपॉन व्हाट, M1 प्लस M2। अब बताओ M1 डिस्क का मास क्या है, डिस्क का मास होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या आएगा, एरिया इंटू थिकनेस। डेंसिटी भी कांस्टेंट है, एरिया वेरिएबल है, थिकनेस भी कांस्टेंट है। तो आप जब ऊपर M1 का टर्म आ रहा है, नीचे भी M1 का टर्म आ रहा है, M2 का टर्म ऊपर, M2 का टर्म नीचे आ रहा है, तो डेंसिटी और थिकनेस के टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मास की जगह डायरेक्टली हम एरिया रख सकते हैं, ठीक है। M1 क्या है, ये पूरा डिस्क है, ओरिजिनल डिस्क का जो मास है वो हम इक्विवेलेंट लेंगे एरिया के। एरिया इसका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। इसका रेडियस कितना है 28, तो पाई इंटू 28 का स्क्वायर, ये M1 लेंगे हम। इक्विवेलेंट मतलब एरिया मास थोड़ी होता है, लेकिन एरिया में थिकनेस से मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे मास आ जाएगा। थिकनेस और डेंसिटी टर्म छोड़ रहे हैं, क्यों, वो टर्म ऊपर भी आएंगे नीचे भी आएंगे, कट जाएंगे, कोई फायदा नहीं। इसी तरह M2 जो पोर्शन काट रहे हो, ये कॉन्सेप्ट बस इंपॉर्टेंट है, ये इसको समझ लो आप।
यस देखो वॉइस अभी भी क्लियर है या नहीं, ये थोड़ा सा हिल डिस्टर्ब हुआ। यस ठीक है। तो यहां पे अब ये जो पोर्शन काट रहे हो इसका मास नेगेटिव लोगे, दैट इज पाई इंटू 21 का स्क्वायर, पाई इंटू 20, ये m1 m2। अब बताओ x1 यहां पे क्या, जो ओरिजिनल डिस्क का सेंटर है उसको उसी को ओरिजिन मान लो, तो x1 इज 0 एंड व्हाट इज x2, डेफिनेटली x2 इज 21। आराम से m1 x1 m2 x2 इस फॉर्मूले रखो, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1, तो रिमेनिंग बॉडी का सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। आराम से देखो पाई इंटू 28 का स्क्वायर, दिस होल इंटू 0 प्लस माइनस पाई इंटू 21 का स्क्वायर इंटू 21। हाँ यहां पे यस देखिए x2 जल्दबाजी में कितनी देखिए इंपॉर्टेंट बात है, ये 21 ये है, ये 21 है, तो इसके यहां से ये 28 था, 28, तो ये देखिए ये कितना होगा 7। तो देखिए भाई ये छोटी सी गलती जो मैंने की वो आप भी कर दोगे, x2 इज 7 सेंटीमीटर। भाई ओरिजिन से x1 क्या है, फर्स्ट बॉडी के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट है, और x2 क्या है, सेकेंड बॉडी के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट। ये जो पोर्शन काट रहे हो उसके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, तो ओरिजिनल डिस्क के सेंटर को अपने ओरिजिन माना है तो उसका सेंटर तो वहीं पे है, तो x1 तो 0 हो गया, बट x2 इज 7, तो बस x2 7 आप यहां पे रख लो, x2 यहां 7 रखो और दिस इंटू 7 अपॉन m1 प्लस m2, दैट इज पाई इंटू 28 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 21 का स्क्वायर। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, इट इज माइनस 21 का स्क्वायर इंटू 7 अपॉन 28 का स्क्वायर माइनस 21 अपॉन 20, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर दो, तो नीचे हो जाएगा 49 इंटू 49, 28 माइनस 21 7, ये 7 कट जाएगा, और ये 7 इंटू 3 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, तो ये बचेगा 9 और ये टर्म कट जाएगा, इट इज -9। तो ये सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट बाई -9, इधर 9 सेंटीमीटर शिफ्ट कर जाएगा सेंटर ऑफ मास। तो ये क्वेश्चन हो गया 9 सेंटीमीटर। अब इसमें कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन को ध्यान से करना रहता है, तो ये 9 सेंटीमीटर इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। तो ये आपका 9 सेंटीमीटर पे ओरिजिन से 9 सेंटीमीटर लेफ्ट हैंड पोजीशन पे सेंटर ऑफ मास होगा। तो देखिए मेन बात क्या है, ओरिजिनल m1 हमने पाई इंटू 28 का स्क्वायर, m2 मैंने नेगेटिव लिया, और ओरिजिनल के लिए का x1 0 उसका x कोऑर्डिनेट, फिर x2 7। ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि x2 क्या है, x2 सेकेंड बॉडी के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट है, ये थोड़ा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये देखिए ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिफॉर्म थिन मेटल प्लेट ऑफ मास 10 kg, पूरे का मास 10 kg है, with dimensions is as shown. The ratio of n x and y coordinate of center of mass of the plate is small n upon 9. Then value of small n, center of mass का x coordinate, center of mass का y coordinate। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको भी नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट से करिए। नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट माने पूरा पहले एक मान लीजिए, पूरा ये एक इस तरह का यहां पे इसको पूरा मान लीजिए, एक पहले ये एक प्लेट मान लीजिए, तो प्लेट का मास कितना हो गया, m1 हो गया, इट इज 3 इंटू 2 6 हो गया, m1 इज 6। x1 इसका क्या है, इसका x1 तो ऑब्वियसली इस सिस्टम का, अगर ये पूरी प्लेट है तो इसका सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट बीच में होगा, तो बीच में होगा तो 3/2,
और इसका y1 क्या होगा, y1 ऑब्वियसली 0 से 2 हाइट है इसके बीच में, तो बीच में 2 का हाफ 1, m1 भी लिख लिया, x1 भी लिख लिया और y1 भी लिख लिया। अब ठीक है, m2 अब लिखिए, ये इंटरेस्टिंग है। व्हाट इज m2? m2 इज इक्वल टू, देखिए ये है 1 और ये भी 1, तो इसका एरिया यूनिट हो गया, तो मास इसका यूनिट एरिया, मास डेफिनेटली यहां पे प्लेट का मास, एरिया इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी, थिकनेस कांस्टेंट डेंसिटी कांस्टेंट, तो मास को एरिया के प्रोपोर्शनल ले सकते हैं, तो ये m2 1 हो गया। इसका x2, अच्छा m2 1 लेकिन निगेटिव, निगेटिव क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे, पूरी प्लेट पे ये निगेटिव मास रख देंगे, तो भाई यहाँ पे पॉजिटिव मास भी है और यहीं पे निगेटिव मास भी है, तो पॉजिटिव और निगेटिव मिलके मास क्या हो जाएगा, जीरो, तो यहाँ पे जीरो मास है, तो यही दिस इज द कॉन्सेप्ट। वहीं पे पॉजिटिव ही है, उसी के ऊपर निगेटिव मास भी रख दिया, पॉजिटिव निगेटिव जीरो, इसका मतलब कुछ जोन में जहां पे आपने निगेटिव मास रखा है वहां देयर इज नो मास, तो ये ठीक है, अपनी क्वेश्चन की सिचुएशन बन गई। x2 कितना है, इसका सेंटर x2 हो गया 1 से 2 के बीच में, दैट इज 3/2, एंड y2 इज, इट इज 1 से 2 के बीच में, दैट इज 3/2। तो बस अब यहां से व्हाट इज xcm, xcm हो जाएगा m1x1, m1x1 6 into 3/2, so this will come out 9, and m2x2 this is -3/2 upon total mass is 6 minus 1, this is 5, तो ये xcm हो गया। ycm देखिए कितना होता है, ycm फिर m1/1 that is 6, and next is m2y2, m2y2 it is -3/2 upon total mass that is 6 minus 1, it is 5। अब ये पूछ रहा है xcm upon ycm, तो देखिए क्लियर है, ये नीचे दोनों के 5 है, तो 9 minus 3/2 18 minus 3, this is 15, it is 15 upon 12 minus 3 9, 15 upon 9, n by 9, आंसर इज व्हाट 15। इस तरह से आपने आराम से ये आंसर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक्चुअली ऐसा है, पहले सबसे पहले जेई एडवांस में पूछा गया, फिर ये बहुत सारे एग्जाम्स में, जेई में, मेन में बहुत बार ये दिया गया, तो ये क्वेश्चन लगभग हर बुक में आएंगे आप। लेकिन इस क्वेश्चन को सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट से आप करिए, कितना इजी क्वेश्चन होगा ये। देखिए कोई भी बॉडी, सीधी सी बात है, जब किसी भी बॉडी को हम सस्पेंड करना चाहें, सपोज ये एक बुक है और इसको हम सस्पेंड कर रहे हैं, यहां से अगर हम सस्पेंड करेंगे तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो नॉर्मल बॉडी के लिए जो यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में है, कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड में, उसके लिए जो सेंटर ऑफ मास होता है वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। प्रैक्टिकल बॉडीज के लिए जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट होता है, उसके लिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोथ आर सेम। ठीक, कुल मिला के जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही है फॉर जनरल बॉडीज, सिंपल बॉडीज। तो ये एक कॉपी है, अगर इसको आप ऐसे पकड़ोगे, इस तरह से पकड़ोगे, तो सीधी सी बात, जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के एग्जैक्टली नीचे आ जाएगा। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन मींस सीधे से, अगर जैसे एक बॉल है, एक बॉल को आप पकड़ते हो, तो ये है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यहां पे आप फोर्स लगाते हो और इधर mg है, तो बस सेम यही बात आ जाएगी। मींस फोर्स जिस डायरेक्शन लगा रहे हो उसके जस्ट अपोजिट सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, उधर ही mg है, तो नेट फोर्स भी जीरो हो जाता है, नेट टॉर्क भी जीरो हो जाता है। क्यों? F इज इक्वल टू mg हो गया, और इसी पॉइंट के बाद टॉर्क फाइंड करोगे तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो टॉर्क इज व्हाट, जीरो। दिस इज द सिंपल केस। अब देखिए यहां पे ये कहता है कि इस क्वेश्चन को पूरा देखिए, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एल शेप्ड ऑब्जेक्ट है मेड ऑफ थिन रॉड्स ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी इज सस्पेंडेड विद ए स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर इफ AB इज इक्वल टू BC। मतलब ये कह रहा है ये भी लेंथ L है, दिस लेंथ इज L
एंड दिस लेंथ इज एल, दोनों ही लेंथ एल है, ठीक है भाई। एंड एंगल मेड बाई ए बी विद द डाउनवर्ड वर्टिकल इज थीटा, कुल मिला के ये थीटा फाइंड करना है, ठीक है भाई, करते हैं, थीटा फाइंड करते हैं। तो ये एक एल शेप की रॉड है, दोनों लेंथ एल है, ठीक है, ठीक है, करते हैं। तो देखिए भाई सीधी सी बात है, ये अगर ये रॉड है, ये एल शेप की रॉड है, ठीक, तो जो सीधी सी बात है, ये अगर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है तो एल शेप का ये है रॉड, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसका मिड पॉइंट होगा, ठीक, और इसका सेंटर ऑफ मास इस रॉड का मिड पॉइंट होगा, इस रॉड का मिड पॉइंट होगा। देखिए अपनी ज्योमेट्री उतनी अच्छी नहीं बनी है, लेकिन हम ये भी एल मान रहे हैं और ये भी एल मान रहे हैं। अब इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे, इसका सेंटर ऑफ मास, तो कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इन दोनों लाइन को जो ज्वाइन करता है उसके अलोंग होगा। भाई एक m1 मास है, एक m2 मास है, तो कंबाइंड सिस्टम का दोनों को मिलाने वाली लाइन जो होगी उसके बीच में कहीं लाई करेगा। तो देखो ये इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे है। अब कंबाइंड का सेंटर ऑफ मास जब यहां पे लाई करेगा तो ये कंबाइंड सेंटर ऑफ मास यहां लाई करेगा, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, इधर ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐड करेगा, दैट इज 2mg ऐड करेगा, और यहां पे तुम फोर्स लगाओगे तो आराम से बैलेंस होगा। मींस पॉइंट ऑफ एक्शन, जिस पॉइंट से आप फोर्स लगा रहे हो वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और mg का लाइन ऑफ एक्शन एक ही लाइन होना चाहिए, तभी ये बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। तो अब यहां पे देखते हैं भाई एक बात बताओ, अगर ये एंगल थीटा है, इफ दिस एंगल इज थीटा, और यहां से देखिए ये एंगल 90 गिवन है, तो ये 90 माइनस थीटा एंड इट इज थीटा, ठीक। आप ये बताओ, ये जो मास है ये इतनी डिस्टेंस पे, तो ये L/2 साइन थीटा है। इस वर्टिकल लाइन से एक मास L/2 साइन थीटा डिस्टेंस पे है, m मास x, केवल x कोऑर्डिनेट फोकस करिए, क्यों? क्योंकि इस वर्टिकल लाइन पे सेंटर ऑफ मास कहीं भी नीचे चला जाए उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस लेकिन इसी लाइन पे होना चाहिए, ठीक। तो सीधी सी बात, एक m मास है, दूसरा भी m मास है, तो दोनों उस वर्टिकल लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे हो। क्यों? आपने कहा था ना भारी मास के पास में सेंटर ऑफ मास होता है, हल्के मास से दूर होता है, यहां तो दोनों इक्वल है, तो सेंटर ऑफ मास दोनों के बीच में होगा। ये बताओ, ये L/2 साइन थीटा पे है, और यहां से देखो अगर इस पॉइंट को हम देखें तो ये L साइन थीटा है, तो इसकी पोजीशन अगर देखा जाए, अगर हम इसको 0,0 मान लें तो ये जो डिस्टेंस हो गई दैट इज -L साइन थीटा हो गई, तो दिस इज -L साइन थीटा। और इसको देखो तो अच्छा -L साइन थीटा ये है, हमें मालूम है इसका सेंटर ऑफ मास इधर होना चाहिए, कितने डिस्टेंस पे? L/2 साइन थीटा पे। अब ये बताओ भाई, ये आप यहां से इससे कितनी डिस्टेंस पे ये है? ये देखिए ये कितनी डिस्टेंस पे, व्हाट इज दिस डिस्टेंस? ये एंगल थीटा है, तो ये L/2 cos थीटा हो गया, दिस इज L/2 cos थीटा। तो भाई एक बार बताओ, -L साइन थीटा पोजीशन से इधर जाना है, कितना जाना है? L/2 cos थीटा, दिस इज L/2 cos थीटा, तो -L साइन थीटा प्लस L/2 cos थीटा, इट शुड बी L साइन थीटा। फिर से समझिए, सॉरी, इट शुड बी L/2 साइन थीटा। देखिए भाई फिर से समझिए क्वेश्चन, भाई ये पोर्शन, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे है, तो ये जो पोर्शन है इसका सेंटर ऑफ मास इस वर्टिकल लाइन से, ये जब L/2 साइन थीटा डिस्टेंस पे इधर है, तो ये भी L/2 साइन थीटा डिस्टेंस पे इधर होगा। अरे भाई एक रॉड ये है और एक रॉड ये है, और पूरे का सेंटर ऑफ मास इस वर्टिकल लाइन पे, तो हम कह रहे हैं
एक मास यहां पे अगर इस वर्टिकल लाइन से इधर L/2 sin थीटा पे, तो दूसरा L/2 sin थीटा पे इधर होगा। अब देखो इसकी ये L लेंथ है, तो ये पोजीशन जो है दिस इज L sin थीटा। L sin थीटा इस लाइन से L sin थीटा पीछे है, इससे कितना आगे जाए, और ये लेंथ है L/2, तो ये L/2 cos थीटा, तो L/2 cos थीटा आगे जाइए, और ये पूरा इस लाइन से इधर होगा L/2 sin थीटा। क्वेश्चन हो गया, दिस इज द पॉइंट। अब ये देखो क्या हो गया, इट इज 3L/2 sin थीटा, इट इज L/2 cos थीटा, देयरफॉर tan थीटा इज 1/3। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुए। कॉन्सेप्ट देखिए, क्वेश्चन क्या था, रॉड का एक पार्ट दूसरा पार्ट दोनों 90 डिग्री, ये क्वेश्चन ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल थीटा है, तो डेफिनेटली ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा हो गया। अब बताओ इस रॉड का सेंटर तो यहां पे हो गया, इस रॉड का सेंटर इसके बीच में हो गया, इन दोनों का कॉमन सेंटर बीचों बीच होगा, वास्तव में तो बीचों बीच होगा, ठीक है, लेकिन हमें केवल एक्स कोऑर्डिनेट से मतलब है। तो भाई अगर m मास L/2 sin थीटा इधर है, तो m मास L/2 sin थीटा इधर होगा, तभी सेंटर ऑफ मास इस वर्टिकल लाइन पे आएगा। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट यहां कितना आसानी से हेल्प कर रहा है। तो ये बताओ, ये L sin थीटा इधर गया और ये L/2 cos थीटा है, तो L sin थीटा इधर से L/2 cos थीटा इधर आइए, इस लाइन के लेफ्ट से राइट आइए, L/2 cos थीटा, इट शुड बी L/2 sin थीटा, यू गॉट। तो बहुत इजीली आपने सॉल्व कर लिया, तो tan थीटा इज 1/3। तो जो बच्चे इसको समझ सकते हैं वो समझिए, डेफिनेटली समझिए। अगर नहीं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको आंसर भी मालूम होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम आपको मालूम है या नहीं मालूम इससे मतलब नहीं रखता, वो ये देखता है कि आपने आंसर सही लगाया है कि नहीं लगाया है। इसलिए एग्जाम में अगर हमें आंसर ऑलरेडी मालूम है, देन वी आर इन एडवांटेजियस पोजीशन। कॉन्सेप्ट मालूम है तो देन इट इज मच बेटर पोजीशन। लेकिन हमें सॉल्व करके विद इन टाइम लिमिट आंसर फाइंड भी करना होगा। अगर ये सब नहीं कर पाए तो फिर हमारी नॉलेज का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए आगे, ये देखिए इन्होंने ये कहा, भाई ये क्वेश्चन देखिए क्या है, ये कहते हैं, ये देखिए ये क्वेश्चन क्या कहते हैं भाई, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए थिन रेक्टेंगुलर प्लेट विद साइड्स ऑफ लेंथ a and b, this length is a and this is b, सिग्मा, सिग्मा का मतलब है मास पर यूनिट एरिया, दिस इज मास पर यूनिट एरिया, ये है मास पर यूनिट एरिया, वेरीज विद सिग्मा इज सिग्मा नॉट x अपॉन ए बी, वेयर सिग्मा नॉट इज ए कांस्टेंट, लिखा हुआ है मास पर यूनिट एरिया, साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है। देखो भाई सीधी सी बात, समझो पहले क्वेश्चन को, सिग्मा तो इधर जाने पे बढ़ रहा है ना, वाई डायरेक्शन में तो कांस्टेंट है, वाई डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं, तो सेंटर ऑफ मास एक बात पक्की है कि सेंटर ऑफ मास इस b/2 पे लाई करेगा, मींस इस b/2 पे लाई करेगा। तो सबके देखिए वाई कोऑर्डिनेट b/2 ही है, तीन के वाई कोऑर्डिनेट एक ही अलग है, तो ये तो बेकार ही है, वैसे भी ये बेकार है। अब इन्हीं तीनों में देखना है। वैसे तो एक चीज, आंसर अगर केवल देखना है तो जब हम देख रहे हैं इधर अगर आगे बढ़ रहे हो और मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट एरिया बढ़ता जा रहा है, सेंटर ऑफ मास विल बी टुवर्ड्स ग्रेटर मास, इसका मतलब a/2 पे नहीं, a/2 के आगे होगा, a/2 के आगे तो एक ही ऑप्शन है, यहाँ पे a/2 है, यहाँ a/3 है, ये तो होंगे ही नहीं, तो आंसर तो यही हो गया। लेकिन अगर आप इसे सॉल्व भी करना चाहते हो तो हम सॉल्व करके बता देते हैं। भाई सीधी सी बात, यहां पे एक स्ट्रिप लीजिए, ये स्ट्रिप लीजिए, ये x डिस्टेंस पे थिकनेस इसकी dx, और ये एरिया हो गया इसका b इंटू dx, इसका मास हो गया सिग्मा नॉट x, इट इज सिग्मा नॉट x, सिग्मा नॉट इंटू x अपॉन ए बी, ये इसका मास हो गया, इस स्ट्रिप का मास, मास पर यूनिट एरिया को एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी लेंथ कितनी है b, विड्थ कितनी है dx, b dx इसका हो गया एरिया। यहां पे सिग्मा मास पर यूनिट एरिया की वैल्यू कितनी है, सिग्मा नॉट x अपॉन ए बी, मास पर यूनिट एरिया को एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, मास आ गया। ये तो आपने m मास फाइंड किया, m1 x1 करते, मास को x से भी मल्टीप्लाई करें, उसका इंटीग्रेशन, दिस इंटू x,
इसका इंटीग्रेशन x वेरिंग फ्रॉम 0 टू a अपॉन सिग्मा नॉट इंटू x अपॉन ए बी इंटू बी इंटू डी एक्स। इट्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a। बस इसको आप सॉल्व करिए तो ध्यान से देखिए, ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे x है, और सारे टर्म्स तो कॉमन है, कट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, मीन्स ऊपर आ जाएगा a क्यूब बाई 3 और नीचे आ जाएगा a स्क्वायर बाई 2, अल्टीमेटली आ जाएगा 2a बाई 3। तो ये आपका आंसर हो गया। कि आसानी से वैसे भी इसको एग्जाम में सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सीधी बात, इधर जब मास पॉइंट एरिया बढ़ता जा रहा है तो सेंटर ऑफ मास a/2 के आगे होगा, एक ही ऑप्शन था, तो वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम। नेक्स्ट देखिए यहां पे क्या कह रहा है, ये देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है लुक एट द ड्राइंग गिवन इन द फिगर। ये जेई 2009 में पूछा गया था, लेकिन जेई का क्वेश्चन हो या मेंस का, जो मुझे अप्रोप्रिएट लगता है कि जो ज्यादा मैसेज कन्वे कर रहा है, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड कर रहा है, जो भाई सेम क्वेश्चन, मैं ये कह दूं कि ये सेम क्वेश्चन आएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन अगर कुछ जो कॉन्सेप्ट्स बेटर कन्वे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को उठा के आपका रिवीजन कराया जाए तो आपका बेहतर रिवीजन होगा। उन कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आप पिक करना भी समझ जाएंगे कि किन किन कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछने के चांस है, उसी टाइप का रिवीजन करेंगे। तो देखिए ये क्या कहता है कि लुक एट द ड्राइंग गिवन इन द फिगर विच हैज बीन ड्रॉन विद इंक ऑफ यूनिफॉर्म लाइन थिकनेस। The mass of the ink used to draw each of the two inner circles and each of the two line segments is m. ठीक है, the mass of ink used to draw the outer circle is 6m. Yes, it is interesting. इसका मास, जो आउटर सर्किल है इसका मास 6m है, इसका मास m, इसका मास m, इसका भी m और इसका भी m। ये इंक से सर्किल ड्रॉ किए गए, दो सर्किल्स ड्रॉ किए गए, ये दो लाइंस ड्रॉ किए, इनके मासेस दे दिया। अब कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आउटर सर्किल। इस पूरे सर्किल का सेंटर ऑफ मास 0,0 पे है, लेफ्ट इनर सर्किल का सेंटर ऑफ मास -a, पे है, -a, राइट इनर सर्किल का a, पे है, और वर्टिकल लाइन का 0,0 पे, हॉरिजॉन्टल लाइन का 0,-a। Then y coordinate of center of mass of the link in this drawing is। देखिए y कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, मतलब x कोऑर्डिनेट से आपको कोई मतलब नहीं है, तो सिंपल m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 प्लस m4y4। कितने मासेस हैं? एक ये, दो ये, एक दो तीन और दो पांच, 5 m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 प्लस m4y4 प्लस m5 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5। सबके y कोऑर्डिनेट पे फोकस कर लो। तो देखो 6m मास का y कोऑर्डिनेट क्या है? 0, तो 6m इंटू 0, तो दिस इज 0। तो ycm देखिए आ रहा है, ycm आराम से आ रहा है, 6m इंटू 0 इट इज 6m इंटू 0, तो वैल्यू तो 0 ही हो गई, तो हमें लिखने का कोई फायदा नहीं है। फिर m इंटू ए, m इंटू ए ma हो गया, फिर m इंटू ए 2ma हो गया, फिर आपका m इंटू माइनस ए, तो 2 बार ma और माइनस ma, ओवरऑल कितना आ गया? ma, m इंटू ए अपॉन टोटल मास कितना आ गया? 6m, और ये 2 और 2 4, इट इज 10m। तो ये अल्टीमेटली कितना आ गया? a/10। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3, सबके केवल y कोऑर्डिनेट फोकस करना था, सिंपल सा ये जेई का क्वेश्चन था। तो इन्होंने बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया और एकदम कॉन्सेप्ट्स पे, कि वो बच्चों को देखना चाहते हैं कि जो वो फॉर्मूले पढ़ते हैं उस पर वो कितना रिलाई करते हैं एंड और वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए मैं कहा जो भी छोटा से छोटा फॉर्मूला आप पढ़ें उन पे बहुत रिलाई करिए, तभी आप उसको अप्लाई कर पाओगे। नेक्स्ट ये देखिए, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बस देयर इज सम
प्रिंटिंग एरर इन दिस क्वेश्चन, बट ये जेई नहीं किया है, तो जैसा था जेई का क्वेश्चन वैसे ही मैंने नोट कर दिया। ये सिंपली कह रहे हैं कि ये एक शेडेड पोर्शन है, शेडेड पोर्शन है और ये रेडियस ए देना चाहते हैं, इन्होंने इसको एरिया लिख दिया, ए इज एन एरिया, यहां पे इस तरह से लिख दिया, लेकिन ये कहना चाहते थे ए इसका रेडियस है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं इसका सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट बताओ। ठीक है भाई, एक बार बताओ, आपको ये ऑलरेडी मालूम है कि अगर कोई सेमी सर्कुलर डिस्क होगी, सेमी सर्कुलर डिस्क ये है, इसका सेंटर ऑफ मास 4r/3π पे होता है। इस पार्ट का सेंटर ऑफ मास और इस सीधी सी बात, इस पार्ट का सेंटर ऑफ मास 45 डिग्री पे होगा और इस पार्ट का भी सेंटर ऑफ मास 45 डिग्री पे होगा। अरे सीधी सी बात, सेंटर ऑफ मास सिमेट्रिकल लाइन पे लाई करता है। इस पार्ट का सेंटर ऑफ मास 45 डिग्री पे, इस पार्ट का भी सेंटर ऑफ मास 45 डिग्री। अगर हम एक मास यहां मान लें, एक मास यहां मान लें, तो सेंटर ऑफ मास कंबाइंड का यहां आ जाएगा। आपको ये हाइट मालूम है, दिस हाइट इज 4r/3π फॉर सेमी सर्कुलर डिस्क। ठीक, अब ये बताओ, इस पार्ट का कोई केवल पूछ रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है भाई? ये 45 डिग्री की क्या खास बात होती है? 45 डिग्री अगर राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 45 है, तो ऑब्वियसली उसमें परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होते हैं, तो ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल हो, तो ये तो 4r/3π है, तो ये भी 4r/3π होगा। तो सीधी सी बात, ये 4r/3π, इधर भी 4r/3 और कंबाइंड का सेट। इसका x कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो व्हाट इज इट्स x कोऑर्डिनेट? 4r/3π। r की जगह इन्होंने a दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली इट इज 4a/3π। इट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। फिर से देखिए, इस कंबाइंड का सेंटर ऑफ मास यहां है, इसका एकदम बीचों बीच जो लाइन हो रही है उस पे होगा, इसका बीचों बीच जो लाइन हो रही है। अब अगर इसी y पे दोनों सेंटर ऑफ मास होने चाहिए, दोनों सिमेट्रिकल बॉडी है, आइडेंटिकल बॉडीज है, बीच में सेंटर ऑफ मास आपको मालूम हो, बीच का पॉइंट होना चाहिए, तो ऑब्वियसली उसी लाइन पे एग्जैक्टली उसी y पे आप दोनों पॉइंट्स को मान लो, वही दो बॉडीज के दोनों पोर्शन के सेंटर ऑफ मास होंगे। ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री पे, एक का यहां एक का यहां, इसी का x कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, इट इज 4r/3π। नेक्स्ट, ये इट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो ये देखिए आप, ये जेई अबे ने पूछा 2017 में, बट पहले क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से पढ़िए आप, तब आपको आगे इसका कुछ सेंस होगा। पहले क्वेश्चन पढ़िए। A block of mass capital M, इसका मास, ब्लॉक का मास कैपिटल M है, has a circular cut with a frictionless surface as shown। इस पे एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये ब्लॉक है कैपिटल एम मास का, इस पे एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इस पे एक पार्टिकल रखा हुआ है स्मॉल एम मास। द ब्लॉक रेस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस ऑफ ए फिक्स्ड टेबल। फिक्स्ड टेबल है और फ्रिक्शनलेस टेबल है, उस पे ब्लॉक रखा हुआ है। इनिशियली द राइट एज ऑफ द ब्लॉक इज एट x equal to 0। इस ब्लॉक का ये एज x equal to 0 पे है। ठीक है, इन ए कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स्ड ऑन द टेबल, इन ए कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स्ड ऑन द टेबल, टेबल पे कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स है, मतलब ये टेबल फिक्स्ड है, उसी पे कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, मतलब ब्लॉक के साथ नहीं है कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, a point mass small m is released from rest at the topmost point of the path as shown, and it slides down. When the mass loses contact with the block, its position is x and velocity is v. At that instant, which of the following option is r correct? Okay, अब हम जरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा ऑप्शन भी देखना चाहिए। The velocity of point mass small m is this much. The x component of displacement of center of mass of the block, कैपिटल M का डिस्प्लेसमेंट, कैपिटल M मास का ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। The position of point mass m is x is this much. ठीक है, the velocity of block m is this much. ठीक है भाई, कुल मिला के इस क्वेश्चन से ये क्लियर हो गया कि यहां पे ये जो v कह रहा है और x जो कह रहा है, वो ये जो पार्टिकल है जब इससे सेपरेट होता है तो इसकी पोजीशन x बता रहा है। ठीक है, और उसकी स्पीड स्मॉल v बता रहा है। ठीक है,
अब आप इस क्वेश्चन को देखो, ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। अब हमें तो साफ दिख रहा है, ठीक है, फ्रिक्शनलेस है तो फ्रिक्शन नहीं है तो हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, कोई एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स, नो नेट एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स। बट डेफिनेटली अगर स्मॉल एम नीचे आएगा, ये पार्टिकल नीचे आएगा, तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास नीचे आ रहा है। सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पहले रेस्ट में था, अब नीचे आ रहा है, इसका मतलब पूरे सिस्टम पे वाई डायरेक्शन में फोर्स है। वाई डायरेक्शन में सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मूव करेगा, वाई डायरेक्शन में सिस्टम पे नेट फोर्स भी है, बट एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। m1 d1 plus m2 d2 is zero. Displacement of center of mass is zero in x direction. और momentum of center of mass will remain zero in x direction. क्यों? सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पहले रेस्ट में था, एक्स डायरेक्शन की केवल हम बात कर लें। अब एक्स डायरेक्शन में सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम इसका जीरो होगा, एक्स डायरेक्शन। बट वाई डायरेक्शन में मोमेंटम भी होगा, वाई डायरेक्शन सेंटर ऑफ मास मूव भी करेगा, बट हम वाई को नहीं देख रहे हैं, नहीं टच कर रहे हैं, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं अप्लाई कर सकते। वाई डायरेक्शन में सिस्टम पे फोर्स है, केवल एक्स की बात करते हैं, ठीक है भाई। तो यहां से अब देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं भाई, m1 x1 स्मॉल m इंटू x1 प्लस कैपिटल M इंटू x2, दिस इज जीरो। ये x1 हमने डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल m, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट माना है x डायरेक्शन में, और x2 मैंने ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट माना है x डायरेक्शन में। अब आपको मालूम है वो पार्टिकल, आप देख सकते हो ये पार्टिकल जब यहां आएगा तो इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टली r मूव करेगा, x डायरेक्शन में r मूव करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पार्टिकल ब्लॉक के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टली r मूव करेगा जब ये यहां पहुंचेगा। पार्टिकल ब्लॉक के रिस्पेक्ट में x डायरेक्शन में r मूव करेगा जब ये इस पॉइंट पे पहुंचेगा। y डायरेक्शन में भी r नीचे जाएगा, लेकिन x डायरेक्शन फोकस करो, ठीक है। इट इज x1 माइनस x2, दिस इज r। आराम से आप देख सकते हो, यहां से x2 की वैल्यू ले लो, m x1 प्लस कैपिटल M, इट इज x2 इज x1 माइनस r, दिस इज जीरो। इट इज x1 माइनस r, तो देयरफॉर यहां से x1 हो गया, इट इज कैपिटल MR अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ये x1 हो गया, इट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, ये डिस्प्लेसमेंट है। अब इसकी पोजीशन अगर बतानी है, पोजीशन x जो क्वेश्चन में दे रहा है, आप देखिए, यहां देखिए, ये पहले माइनस r पोजीशन पे है, इससे x1 आगे गया, इसका कोऑर्डिनेट होगा x1 माइनस r। कोऑर्डिनेट इट इज x कोऑर्डिनेट, इट इज r माइनस x1, इट इज r माइनस कैपिटल MR अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो दिस विल कम आउट स्मॉल m into r upon small m plus capital M. It is position or coordinate, position or coordinate, x coordinate of particle। इसी तरह व्हाट इज x2, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू देखिए माइनस टाइम m x1 अपॉन कैपिटल M, तो दिस विल कम आउट माइनस टाइम स्मॉल m r अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ये x2, ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक। तो कुछ डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन की चर्चा कर रहा था आंसर में, तो उसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखते हैं, यस, ये देखते हैं,
The x component of displacement of center of mass of the block is minus mr upon capital M plus small m. ये तो मुझे सही लग रहा है. और the position of the point mass m is this much. No, this is not the position. तो ये तो गलत है, ये आपका गलत है और ये गलत है और ये सही लग रहा है. फिर से आप देख लीजिए यहां पे the x component of displacement of center of mass of the block is minus mr. इसको देखिए ये x2 पूछ रहा है, x2 को देख लीजिए, ये x2 यही आ रहा है, ये तो सही है. और वो जो पोजीशन दिख रहा है वो पोजीशन ऑफ पार्टिकल ये लिखना चाहता है, लेकिन ये वो आंसर नहीं दिया हुआ है, इसलिए वो गलत है. ठीक है. अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट ये है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है भाई, नेक्स्ट पॉइंट ये है भाई, देखो m1 इंटू यस m1 इंटू v1x प्लस कैपिटल M इंटू v2x, दिस विल बी जीरो. m1 क्या, यहां तो स्मॉल m ही है, तो m इंटू v1x. एक्सट्रैक्शन में इसका मोमेंटम जीरो था, जीरो ही रहेगा. एक चीज तो ये. दूसरा ये बताओ, जब स्मॉल m r हाइट नीचे है तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी वो पार्टिकल को भी काइनेटिक एनर्जी दे रहा है, ब्लॉक को भी काइनेटिक एनर्जी दे रहा है, तो सबको काइनेटिक एनर्जी कौन दे रहा है? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल. तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करिए. दिस इज mgr, इट इज हाफ ऑफ m इंटू v1x का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ कैपिटल M इंटू v2x का स्क्वायर. ऑब्वियसली यहां पे देखिए जब पार्टिकल यहां से रिलीज होगा, इस पॉइंट से रिलीज होगा, इस पॉइंट से जब रिलीज होगा, इस पॉइंट से जब रिलीज होगा तो ये पार्टिकल इधर जाएगा v1x से और ये इधर जाएगा v2x से, और ये इसका कोई वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी नहीं होगी. यहां पे जब मीनवाइल यहां पे रहेगा तब स्मॉल m की एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी भी होगी, वाई डायरेक्शन वेलोसिटी. लेकिन यहां से जब बाहर जाएगा इसकी केवल एक्स डायरेक्शन में होगी और इसकी भी केवल एक्स डायरेक्शन में होगी. और ये सब काइनेटिक एनर्जी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी से आ रहा है. तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी उससे आप देख सकते हो. यस, तो यहां से ये हो गया हाफ ऑफ m स्मॉल m इंटू v1x का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ कैपिटल M. व्हाट इज v2x? इट इज माइनस m v1x अपॉन कैपिटल M. तो ये इसका स्क्वायर कर दो तो ये सिंपली हो जाएगा हाफ ऑफ स्मॉल m इंटू v1x का स्क्वायर इंटू 1 प्लस इट इज स्मॉल m अपॉन कैपिटल M. तो यहां से v1x की वैल्यू एकदम साफ दिख रही है. इट इज 2gr ओवर 1 प्लस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M. इट्स अंडर रूट. ये v1x दिख रहा है. अगर कोई v2x पूछता है तो v2x कितना आएगा? माइनस m अपॉन कैपिटल M. इसी में माइनस m अपॉन कैपिटल M, माइनस m अपॉन कैपिटल M इंटू √2gr ओवर 1 प्लस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M. ये ब्लॉक की वेलोसिटी होगी और ये पार्टिकल की वेलोसिटी होगी. तो ये चेक करते हैं इसमें. तो ये है √2gr. द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट मास m इज दिस मच. और ये ब्लॉक की वेलोसिटी सही नहीं दे रहा है. माइनस m अपॉन कैपिटल M तो सही था, लेकिन यही टर्म होना चाहिए, ये नहीं है. देयरफॉर ये पार्ट और ये पार्ट दोनों गलत है और ये दोनों पार्ट सही है. तो दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ये पूरे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखिए क्या था. एक्स डायरेक्शन सिस्टम का सेंटर ऑफ मास नहीं मूव कर रहा है, तो m1x1 और m2x2 दोनों इक्वल एंड अपोजिट है. इसी तरह m1v1
और m2 v2 दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, सच दैट एक्स डायरेक्शन में सिस्टम का सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। लेकिन जब पार्टिकल नीचे आ रहा है तो पार्टिकल स्मॉल एम मास तो नीचे आ रहा है, इसकी पोटेंशियल तो लॉस हो रही है, तो वो काइनेटिक एनर्जी दे रहा है। किसको दे रहा है? पार्टिकल को भी दे रहा है और ब्लॉक को भी दे रहा है। तो बस ये तीन कॉन्सेप्ट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन जीरो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन इज जीरो एंड एनर्जी कंजर्वेशन। तीन कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट ये देखिए, ये कह रहे हैं ए रॉड ऑफ लेंथ 5L इज बेंड, एक रॉड है 5L की इज बेंड राइट एंगल कीपिंग वन साइड ऑफ लेंथ एज 2L, दिस इज 2L एंड दिस इज 3L, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो सीधी सी बात है m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, x कोऑर्डिनेट पे फोकस करिए तो 2L मास का इसका सेंटर यहां पे होगा, दिस विल बी एट दिस पोजीशन, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा, तो ये हो जाएगा m 2m into L अपॉन टोटल मास इज व्हाट 5m, इट इज 2L by 5, L is given as 10, तो 10 into 2 20 by 5 4i का एक ही ऑप्शन है, इट इज 4i plus 9j। क्यों? why should I waste टाइम? क्योंकि इस पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट तो जीरो है और इसका मास मान लो हम 2m मान लिए, इसका मास 3m मान लेते, पूरे का मास 5m हो गया, तो 2ml अपॉन 5m, तो 2l by 5, L is given as 10, 20 by 5 4i, तो अब y कोऑर्डिनेट को फाइंड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इट इज यस, ये देखिए ये क्वेश्चन क्या है, कंसीडर अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर विद सेंटर लोकेटेड एट द ओरिजिन, a circular hole of radius 5 centimeter cut from the disc in such a way that the edge of the hole just touches the edge of the disc, the distance of center of mass of the remaining। फिर देखिए वही वाली बात आ गई कि एक डिस्क है 20 सेंटीमीटर, उससे 5 सेंटीमीटर रेडियस की डिस्क काट रहा है और वो जो किनारे टच कर रही है, तो ओरिजिनल जो डिस्क का जो सेंटर था, ओरिजिनल डिस्क विदाउट कट, उससे सेंटर ऑफ मास रिमेनिंग डिस्क का कहां कितना शिफ्ट कर जाएगा? तो ठीक है, जिधर कट करोगे उसके अपोजिट शिफ्ट करेगा, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। बस ओरिजिनल को m1 लिखिए, उसका x1 जीरो पे लीजिए और जो कट कर रहे हो उसका मास निगेटिव लीजिए। क्यों भाई? सीधी सी बात है, 5 kg में 2 kg काट रहे हो तो रिमेनिंग कितना बचा? 5 - 2, तो मतलब वो जो पोर्शन कट कर रहे हो उसका मास निगेटिव में ले लो। तो बस अब देखो आराम से इसमें देख सकते हो कि ये एक डिस्क है, इसमें 5 सेंटीमीटर की डिस्क काट दिया, तो भाई देखो यहां पे m1 क्या लो? m1 लो पाई इंटू 20 का स्क्वायर, मतलब एरिया को ही मास ले लिया। इसका x1 क्या है? x1 इज 20, m2 क्या लिया? -पाई इंटू 5 का स्क्वायर, और सीधी सी बात ये 5 सेंटीमीटर है, तो इसका सेंटर यहां से कितनी डिस्टेंस पे? 15 सेंटीमीटर पे, तो इसका x2 कितना हो गया? दिस इज 15। अब आराम से xcm लिखो, इट इज m, हाँ x1 इज 0, सॉरी जल्दबाजी में देखिए हम बोल तो रहे हैं सेंटर पे ही है, बट यहां पे 20 लिख दे रहे हैं, इट इज 0। m1 x1, तो ये m1 x1 0 हो गया, और ये -पाई इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 15 अपॉन पाई इंटू 20 का स्क्वायर -पाई इंटू 5 का स्क्वायर। यस फ्रेंड्स, कभी ऐसा हो जाता है कि मैं बोल तो सही रहा हूं लेकिन लिखने में मिस्टेक हो जाती है, ये इट इज ह्यूमन, और ठीक है हम लोग का सारा फोकस कॉन्सेप्ट पे होता है, तो कभी लिखने में जैसी चीजें स्लिप हो सकती है। x1 भाई इसका सेंटर तो यहां पे है, रेडियस इसका जरूर 20 है, x1 इसका क्या है? इसका x कोऑर्डिनेट,
एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास। तो ये सिंपली इट इज -5 का स्क्वायर, इट इज -25 इंटू 15, और नीचे हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इट इज 25 इंटू 15। तो 15 कट गया, तो दिस विल कम आउट -1 सेंटीमीटर। तो सेंटर ऑफ मास 1 सेंटीमीटर इधर की ओर शिफ्ट कर जाएगा। इस तरह आराम से आपने, तो देखिए बार बार इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये क्या कह रहा है। A particle of mass m1 is 3 kg and m2 is 2 kg are placed at certain distance from each other. The particle of mass m1 is moved towards the center of mass of the system through a distance of 2 centimeter. m1 का मास कितना है 3 kg, 3 kg को 2 सेंटीमीटर मूव करा है। In order to keep the center of mass of the system at the original position, the particle of mass m2 should move toward, सीधी सी बात, अगर इसको d1 मूव कराओगे तो इसको d2, दोनों का m1 d1 और m2 d2 जब इक्वल एंड अपोजिट होगा तो m1 d1 प्लस m2 d2 का सम 0 आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, m1 d1 वेक्टर फॉर्म में प्लस m2 d2 अपॉन m1 प्लस m2, 0 चाहते हो तो इसका मतलब m1 d1 और m2 d2 दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। m1 कितना है 3 है, m1 इज 3, तो m1 इसका 3 है और d1 कितना है इसका 2, तो 3 इंटू 2 6, तो यहां m2 कितना है 2 है, तो उसका मूवमेंट कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। आंसर इज 3 सेंटीमीटर। ये कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा जेईई मेन में। तो ये ध्यान रखिए, अगर सेंटर ऑफ मास को मूव नहीं कराना है, m1 d1 और m2 d2 दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो भाई ये चीजें बहुत आसान सी है, तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास इन ए ऑफ ए वन डायमेंशनल रॉड, एक रॉड है जिसका मास पर लेंथ, ये देखिए यूनिट है केजी पर मीटर, इससे पता चल रहा है कि ये रो सिंबल भले है बट ये कहना चाहता है मास पर लेंथ। तो ये मास पर लेंथ है, रो सिंबल जरूर यूज किया है बट इट मीन टू से लैम्डा है। यूनिट बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। देखिए रो सिंबल यूज किया है, रो नॉर्मली यूज किया जाता है मास पर यूनिट वॉल्यूम के लिए, बट ये केजी पर मीटर से पता चल रहा है ये लैम्डा है, मास पर यूनिट लेंथ है, रॉड गिवन है। ठीक है, तो इसका कह रहा है इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा। तो ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है, रो इज रो नॉट इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, 3l बाई एल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, देख सकते हैं इट इज, ये अगर रॉड है यहां पे x डिस्टेंस पे एलिमेंट ले लो dx लेंथ का, तो इसका मास होगा लैम्डा dx मास इंटू x, इट्स इंटीग्रेशन अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा dx, x varying from 0 to L, this is your center of mass। ये क्वेश्चन हो गया आपका, लैम्डा है मास पर लेंथ इंटू dx, तो लैम्डा dx इस पोर्शन का मास हो गया। ये कितनी डिस्टेंस पे x, तो आप कहते हैं ना m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, तो प्लस का काम तो इंटीग्रेशन करेगा, पहले m1 x1 तो लिखिए और सारा काम तो इंटीग्रेशन कर देगा, नीचे m का सम लैम्डा dx का सम। अब क्वेश्चन में लैम्डा की वैल्यू गिवन है रो नॉट इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू एक्स इंटू dx, इट्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू l अपॉन रो नॉट इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू dx, इट्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू l। अब आराम से देखिए इसका क्या वैल्यू हो जाएगी, रो नॉट बाहर कर दीजिए, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स रेस पावर 4 अपॉन 4l स्क्वायर, लिमिट फ्रॉम 0 टू l। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा यहां पे 1 का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3l स्क्वायर,
लिमिट फ्रॉम 0 to L, फटाफट रखिए। तो दिस विल कम आउट, सारा सब ये हो जाएगा L स्क्वायर बाई 2 माइनस L स्क्वायर बाई 4 अपॉन नीचे L माइनस L बाई 3। तो ये हो जाएगा L स्क्वायर बाई 4 अपॉन 2L बाई 3। तो दिस विल कम आउट 3L अपॉन 8। तो ये आपका 3L बाई 8 पे हो रहा है। अब ये क्या पूछ रहे हैं, 3L बाई एल्फा। एल्फा इज व्हाट, एल्फा इज डेफिनेटली, एल्फा इज 8। ये 8 हो गया, दिस इज योर 8। आराम से इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा dx इंटू एक्स मीन्स m1 x1 के टर्म्स का सम, नीचे सम ऑफ मासेस। यस, आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको सेंटर ऑफ मास के सफिशिएंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। तो दिस इज इनफ फॉर योर जेईई मेन। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम। हम रोटेशन डायनेमिक्स को 3 वीडियोस में कवर करेंगे, क्योंकि रोटेशन डायनेमिक्स एक बड़ा चैप्टर है। वी शुड नॉट बी इन हरी, सारे हम हर पार्ट को टच करना चाहते हैं प्रॉपर्ली। किसी में कुछ ज्यादा वीडियो बन जाएंगी, किसी चैप्टर में, किसी में कम। रोटेशन डायनेमिक्स को थोड़ा सा ज्यादा टाइम हम देंगे। ओके, थैंक यू।